हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें देखेंगे गुलाम वंश। और इससे पहले वाले वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने बात किया था मोहम्मद गौरी और गजनवी के बारे में। और उसके बाद हम इस सीरीज़ को आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पर आप लोगों को ऑलरेडी सभी टॉपिक्स कवर करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप एक एक वीडियो देख सकते हो। ये 100+ टॉपिक्स का एक सीरीज़ है जिसमें बिल्कुल एग्ज़ाम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसकी वैल्यू अभी समझ नहीं रहे हो। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को प्रोवाइड कराना, तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 15 है। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गुलाम वंश से पहला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अन्य अगर हम नाम बात करें तो इस वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक शब्द का अर्थ होता है संपत्ति या फिर दास। ऐबक की पृष्ठभूमि अगर हम देखने यहाँ पे कोशिश करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक तुर्की दास था, जिसने अपनी योग्यता के बल पर सैन्य कमांडर का पद प्राप्त किया और गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय क्षेत्रों पर इसने शासक बना। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में थी, याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस शासक को लाख बख्श के नाम से, यानी लाखों का दाता की उपाधि से जाना जाता है? लाखों का दान देने की वजह से, इसकी उदारता की वजह से इसको लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं कि 1210 में चौगान खेलते समय, यानी पोलो का खेल जिसे कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे हम बी टिक कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए, बात वही है जब भी हमने बात किया कि इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की थी, वही इसकी प्रारंभिक राजधानी है। और यहाँ पे प्रारंभिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाद में जो इसका उत्तराधिकारी बनते हैं, इसका जो गुलाम आता है इल्तुतमिश, उसने अपनी राजधानी को वापस लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक राजधानी इसका लाहौर था। राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे कि प्रारंभिक राजधानी के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और अपने शासनकाल को करीब 1206 से 1210 तक लाहौर से ही शासन किया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्थानांतरण की बात आता है। तो ऐबक की मृत्यु के बाद उसके दामाद और उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और ये एकदम भी पॉइंट भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो अभी जस्ट हमने बात कर ही लिया कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को माना जाता है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित मुद्रा जारी की और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था? तो वापस से इल्तुतमिश यहाँ पे राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। चांदी का सिक्का जिसे टाका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल किस शासक द्वारा शुरू किया गया? तो अभी जस्ट हमने बात की कि इसने नियमित जो कि मुद्राएं स्टार्ट करी, और यहाँ पे करेक्ट होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन जो कि बी। और इल्तुतमिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुलाम वंश से ज़्यादातर जो प्रश्न आता है इल्तुतमिश और बलबन से ही बनते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को आराम से अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो इल्तुतमिश की जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, वो आगे चल करके बनती है अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पर बैठती हैं और पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका बनती है। तो राइट आंसर बी हो जाता है। देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? जब हम बात कर रहे हैं गुलाम वंश के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और साथ ही साथ कुतुब मीनार का जो नींव डाला गया था दिल्ली में, वो ऐबक ने ही डाला था। ठीक है। लेकिन इसको पूरा नहीं करा सका। इसका पूरा कराने का जो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि सौंपने की जो प्रशासनिक
प्रणाली थी उसे किस नाम से जानी जाती थी। यानी वेतन के बदले में उसे भूमि देने की जो प्रशासनिक प्रणाली हुई उसे इक्ता कहा जाता था। और इक्ता प्रणाली की स्टार्टिंग जो है वो इल्तुतमिश ने ही किया था, ये चीज़ भी याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि तुर्कान चहलगानी यानी जिसे चालीसा कहा जाता था नामक 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक समूह होता था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। 40 सरदारों का गठन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए किस सुल्तान ने प्रसिद्ध लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था? तो देखिए, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था किसने? यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा बलबन। ठीक है, बलबन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया, पालन किया? तो बलबन ने। यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली इसका मकसद क्या था। देखिए, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बलबन, जिसे ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं, शासनकाल इसका रहा 1266 से 1287 ईस्वी तक। इसने कठोर नीति को मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए अपनाया था। पहला पहला उद्देश्य जो था वो है आंतरिक खतरे से बचने के लिए। यहाँ पे समझिए इसका मकसद क्या था, दिल्ली सल्तनत में विद्रोह और अव्यवस्था को कुचलना, इस वजह से। साथ ही साथ बाहरी खतरे को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा से मंगोल आक्रमणों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के उद्देश्य से। अब ये जो नीति थी वो क्या थी वो समझिए। नीति का जो सार है, इस नीति के तहत सुल्तान ने अत्यधिक कठोरता और निर्दयता का प्रदर्शन किया। इसमें विद्रोहियों को बिना किसी दया को मार डाला था। साथ ही साथ अपराधियों को सख्त सजा देना और एक मजबूत केंद्रीकृत सेना का निर्माण करना शामिल इसमें। इसके साथ राजत्व का जो सिद्धांत है वो समझिए कि बलबन ने राजत्व के अपने सिद्धांत को बहुत ऊंचा उठाया। उसने खुद को पृथ्वी पर नियाबत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले इलाही। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन ने किया था, ये याद रखेगा, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया, घोषित किया ताकि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाया जा सके। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इन्हें आपको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब कुछ ध्यान में रखिए। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया? देखिए, तुर्कान चहलगानी का गठन हमने देखा ऊपर में कि इल्तुतमिश ने किया था, 40 सरदारों का जो गठन है, और इसका समापन आगे चलकर बलबन ने कर देता है। करेक्ट आंसर सी है। सिजदा यानी दंडवत प्रणाम और पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना। सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है दरबार में किसने शुरू की थी? इस प्रथा को बलबन ने स्टार्ट किया था। बलबन, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत में फारसी त्यौहार नौरोज किस शासक द्वारा शुरू किया गया? तो नौरोज जो स्टार्ट किया गया था वो किस शासक के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे बलबन ने स्टार्ट किया था। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे कभी आपने देखा होगा कि बिहार एसआई का भी बैच मैंने लॉन्च किया था 599 में, उस पर बहुत ही सारी जो चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। होमवर्क, नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लिंक। एक अलग चैनल भी हमारा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बैच में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए स्पेशल वो लिंक जाता है, क्योंकि वो चैनल ही पूरा प्राइवेट है। सिर्फ और सिर्फ लिंक मैं प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। और ये जो 599 का बैच है, इसमें आपको हमारे एप्लीकेशन पर तो बैच मिल ही जाता है, सारा नोट, सारा पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर। लेकिन जो लोग वहाँ जुड़ते हैं उनको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाता है और डेली बेसिस पर होमवर्क देते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है, वीडियो लिंक, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं टेलीग्राम बैच में डालता हूँ, जहाँ पर आप लोग डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए होता है। तो अगर आप लोगों में से भी जो लोग चाहते हैं बिहार एसआई की प्रिपरेशन सीरियस तरीके से करना, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। प्री और मेंस तक मैं उस बैच को लेकर के चलूँगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि यार हर बार मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाता हूँ, तो इस बार आप हमें मौका दो और खुद देखो कि किस तरह से तैयारी की जाती है। ठीक है, अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपना रिफंड ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार आप ट्राई तो करके देखो। ठीक है, और सही बात, ये जो हमारा क्लास है इसका जो पीडीएफ होता है, मैं अभी फ़िलहाल डिले चल रहा है क्योंकि बहुत सारे काम हैं, तो पीडीएफ प्रॉपर तरीके से सब कुछ नहीं हुआ। ये जो 15 टॉपिक्स है इसमें से करीब 7 से 8 पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बिहार एसएससी के
बैच में, ठीक है। और बाकी के जो PDF होंगे वो फटाफट मैं कर दूंगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। तो PDF के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो, जो बिहार एसएस CGL 4 का बैच है। इस बैच की प्राइस 399 है, वहाँ पर आपको सारी PDF, सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि बलबन ने एक अलग सैन्य विभाग का निर्माण किया था, उसे क्या कहा जाता है। तो बलबन के द्वारा अलग एक सैन्य विभाग बनाया गया था जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। किस सुल्तान ने राजत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? अभी हमने पीछे जस्ट बात किया था इसके बारे में। जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया था, ऑप्शन जो कि सी होगा। गुलामों के गुलाम के नाम से किसे जानते हैं? देखिए जनरली आप जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गुलाम का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत की शुरुआती मस्जिदों में से एक है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, ऑप्शन बी करेक्ट है। चंगेज खां के अधीन मंगोल आक्रमण ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत को किसके शासन में धमकी दी थी? किसके शासन में धमकी दी थी? तो ऑप्शन डी होगा, इल्तुतमिश के समय में, ऑप्शन डी, ठीक है। आराम शाह को हरा करके दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, और करीब 8 महीने तक शासन के पश्चात इल्तुतमिश ने इसकी हत्या की और इसके बाद सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाता है, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शासकों में से कौन मूल रूप से इल्तुतमिश का गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम बताइए कौन था? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, ऑप्शन सी। किस शासक का मकबरा दिल्ली के महरौली में स्थित है, जो भारत के प्रारंभिक इस्लामी वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इल्तुतमिश। इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखिए स्थान की अगर हम बात करें तो यह मकबरा कुतुब मीनार परिसर महरौली दिल्ली में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट है कि वास्तुकला अगर देखा जाए तो यह भारत में प्रारंभिक इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यह शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा है। इसकी आंतरिक दीवारें इस्लामी सुलेख और ज्यामिति पैटर्न की नक्काशी से अलंकृत है, जो उस युग की कारीगरी को दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, जबकि बलबन का मकबरा भी महरौली दिल्ली में स्थित है। लेकिन ये इल्तुतमिश का मकबरा अपनी स्थापत्य शैली के कारण अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। रजिया सुल्तान का मकबरा दिल्ली के पुरानी दिल्ली में स्थित है। ये सब कुछ याद रखिए, पूछा जा सकता है कुछ भी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिन्हें कुतुब मीनार समर्पित है, किसके समकालीन थे? जो कुतुब मीनार ये बनाया गया था वो इन्हीं की स्मृति में बनाया गया था, बख्तियार काकी के। और ये जो समकालीन थे ऐबक और इल्तुतमिश दोनों के। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बनेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि प्रसिद्ध सूफी संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित एक प्रमुख संत थे। वह अपने जीवन काल में गुलाम वंश के 2 महत्वपूर्ण शासकों के समकालीन थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक इल्तुतमिश। तो ये दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जब वो सिंहासन पर बैठा, करीब इसका शासन 1266 से स्टार्ट होता है, तो बताइए कि उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो कुलीनों का दमन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, इसको याद रखिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। इसका जो मेन उद्देश्य था ना, सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन का प्राथमिक उद्देश्य था कुलीनों का दमन करना, तो था ही। साथ ही साथ सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है इसको बहाल करना, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, जिले इलाही इसने धारण किया और लौह एवं रक्त की नीति को इसने अपनाया था। तो इस तरह से ये जो कि काफ़ी फेमस भी रहा। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे, ऑप्शन सी। गुलाम वंश के किस सुल्तान को बगदाद के खलीफा से मंसूर यानी निवेश प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश को टिक करेंगे। गुलाम वंश के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द मामलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मामलुक का जो अर्थ होता है एक तरह से गुलाम होता है, लेकिन ऐसा गुलाम यानी
अधिग्रहित यानी स्वतंत्र माता पिता से जन्मा जो गुलाम है उनको, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने गुलाम वंश की किस शासक से अपना जो करियर है वो शुरू किया। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखा जाए तो जो अमीर खुसरो हैं, जिनको हम लोग अबुल हसन के नाम से भी जानते हैं, इनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो बलबन के समय से स्टार्ट होती है और माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक तक ये जो कि 7 लगभग शासकों का शासनकाल देखते हैं। तोते हिंद के नाम से, यानी हिंदुस्तान के तोता के नाम से इनको न जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बलबन ने पूरे साम्राज्य में एक जासूसी नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस विभाग को नियुक्त किया था। तो इस विभाग का जो नाम था, ध्यान में रखिएगा, बरीद ए मुमालिक। ठीक है, बरीद ए मुमालिक नाम से एक विभाग जो था वो जासूसी विभाग था। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल उनके किसके साथ संघर्षों से चिन्हित था। तुर्की कुलीन वर्ग, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का वह पुत्र कौन था जिसके संक्षेप में उसका उत्तराधिकारी बना लेकिन जल्द ही इल्तुतमिश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है तो उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह जो आते हैं वो करीब 8 महीने तक शासन करता है और इसके बाद इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है और फिर जाकर के खुद वो सुल्तान बनता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। गुलाम वंश की नींव किस विदेशी आक्रमणकारी की मृत्यु के बाद रखी जाती है। तो मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु होती है 1206 में, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो यहाँ पे कह सकते हैं दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा किसका, मृत्यु गौरी। ठीक है, गौरी, ऑप्शन बी। उस तुर्की सरदार का नाम क्या था जिसके साथ रजिया सुल्तान का बड़ा संघर्ष हुआ और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मतलब बाद में वो शादी भी कर लेते हैं लेकिन पहले संघर्ष होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अल्तुनिया और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, बी और सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि गुलाम वंश का एक समकालीन ऐतिहासिक घटना मतलब ऐतिहासिक रचना प्रसिद्ध तबकात नासरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो पूछा जा सकता है कि तबकात नासरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान में रखना है कि तबकात नासरी जो है वो मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखी गई है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, हमेशा रिपीट होता है पेपर में। तबकात नासरी के लेखक कौन है, मिनहाज ए सिराज। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद के शासक ने अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन उसे रजिया ने हटा दिया। तो इसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज। मैंने मेडाइवल पर कंप्लीट नोट्स रेडी कर चुका हूं और ये सारा नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर के कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। स्वयं सिंहासन पर बैठने से पहले बलबन ने किस सुल्तान के अधीन नायाब ए मुल्क के रूप में कार्य किया था। तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश के अधीन कार्य किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न है कि स्वयं सिंहासन पर बैठने से पहले बलबन जो है वो अपने दामाद, यहाँ पे कह सकते हो नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के अधीन नायाब ए मुल्क के रूप में कार्य किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। बलबन का राजत्व की अवधारणा किस विश्वास पर आधारित था कि सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व ही राजा है माना जाता है, इस तरह से उसका सिद्धांत था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हटा करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक के रूप में हम लोग जानते हैं कैमर्स को। कैमर्स यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि कैकुबाद का वो पुत्र था। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश काल जो है लगभग कब से कब तक रहा। तो गुलाम वंश की स्टार्टिंग 1206 से होती है और 1290 में ये जाकर के ख़त्म होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, करेक्ट आंसर। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने यहाँ पे गुलाम वंश से रिलेटेड सारे प्रश्नों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करते हो तो फटाफट नीचे जय हिंद लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किए हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप बिहार एसआई के लिए सीरियस कैंडिडेट हो तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना चाहिए और 599 वाला बैच ज्वाइन करिए 10% के डिस्काउंट के साथ, जो कि वर्दी 10 आप लिख सकते हो। वर्दी 10 आपका ये बैच कोड है, मतलब कूपन कोड है। इसको ज्वाइन करने के साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।